Very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DTIDT for CA Final and both group of mentoring as well as CA Inter पे GST. So as a part of CA Final and CA Inter दोनों के लिए ये जो चैप्टर है ये कॉमन है. तो ये जो वीडियो है ये सीए इंटर वालों के लिए भी टोटली रेलिवेंट है, सीए फाइनल वालों के लिए भी पूरा की पूरा रेलिवेंट है. और यहाँ पे जो हम अब करने वाले रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2. अब रजिस्ट्रेशन के पार्ट 1 में हमने सेक्शन नंबर 22, 23, 24 कर लिया है. हमें मूव ऑन करना है किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 25, 26, 27, 28 के ऊपर. एंड दिस ऑल द सेक्शंस नाउ आर रिलेटेड टू प्रोसीजर. जो जहां पे जितना रेलिवेंट होगा आई विल बी टेलिंग यू दैट. और टू बी फ्रैंक यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं उठ के आते हैं बिकॉज इट इज प्रोसीजरल पार्ट. हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ माइन्यूट डिटेल्स जो है मुझे आपको देनी होगी, वो मैं साथ साथ में आपको देते हुए चलूंगी, उस चीज को ध्यान रखना है. बट पार्ट 1 इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, वेदर सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों के लिए. क्योंकि क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं वो कई बार क्या हो जाता है, पूछ लिया जाता है. तो यस, पार्ट 1 इज मोर रेलिवेंट. मैं ये नहीं कहूंगी कि स्किप करो, स्किप तो करना ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है. बट ए कैटेगरी के सेक्शंस वो थे, बी कैटेगरी, सी भी नहीं है, ये बी है. जहां जहां यहाँ पे आपको एमसीक्यू के लिए चीजें काम में आएगी, आई विल बी टेलिंग यू कि यहाँ पे इतना आपको सिर्फ एमसीक्यू देखना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसीजरल पार्ट. अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्लो जाऊं शुरुआत के लिए, क्योंकि एक लिंक बनाना है. ये है 25, 26, 27 रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, जिसका सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1 कहता है कि हर एक पर्सन जिसको रजिस्टर होना है, चाहे सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना हो, क्योंकि सेक्शन 22 का रजिस्ट्रेशन होता है जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, राइट. या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना हो आपको सेक्शन नंबर 24 में, तो यहाँ बोला है कि एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड वेदर अंडर सेक्शन नंबर 22 और वेदर अंडर सेक्शन नंबर 24, उसको हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, हर एक यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. दिस वी हैव डन इन पार्ट 1 आल्सो, कि जिस स्टेट, जिस भी यूनियन टेरिटरी से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो जिस भी स्टेट और जिस भी यूनियन टेरिटरी से आपका टैक्सेबल सप्लाई होता है, वहां तो भैया आपका रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है. अब कैसे मैम आप बोल रहे हो, if you are required to get registered due to section number 22 or you are required to get registered due to section number 24, चाहे मैम रजिस्ट्रेशन 22 में चाहिए हो या फिर 24 में चाहिए हो, आप हमें ये चीज बताओ पहले कि कब रजिस्ट्रेशन लेना होगा. क्वेश्चन पूछने का मेरा मतलब ये है कि सपोज आप क्या हो, ये आप क्या हो, सप्लायर हो, ठीक है, ये रही आपकी शॉप, ठीक है. अब आपकी शॉप का 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया. मैं अभी नहीं जा रही कि किन चीजों पे मेरे को 40 लाख देखना था, कहाँ पे 20 लाख देखना था. एक नॉर्मल लिमिट मैंने ले ली कि 20 लाख की लिमिट है. तो सपोज आपका 20 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो जैसे ही आपका 20 लाख का लिमिट, सपोज आज का ही दिन ले लेते हैं, 27 ऑफ जनवरी हम बात कर रहे हैं. सपोज 27 जनवरी को आपका 20 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो क्या आज के आज रजिस्ट्रेशन ले लेंगे? तो बोलते हैं नहीं. अगर आपका क्या होता है, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, या फिर सपोज करो आज तक आप सब इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे थे. आज तक मैं क्या कर रही थी पता है, सिर्फ ऑफलाइन चीजें बेचती थी. मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगेन मेरे पास यहाँ पे बुक पड़ी हुई है, मुझे ये बुक क्या करना है, सेल करना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑफलाइन ये बुक, अभी हमारे क्या था, हमारा मार्केट ऑफलाइन था, मतलब हमारे एरिया के लोग, हमारे स्टेट के लोग हैं, हम लोग का काम क्या था, बुक सेल करना. लेकिन अब हमने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन भी सेल करें, और ऑनलाइन सेल करने में जरूरी नहीं मेरी स्टेट में ही बुक सेल होंगी, मैं इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकती हूँ. तो द डे आई डिसाइडेड, और द डे फर्स्ट इंटर स्टेट सप्लाई मैंने कर लिया, अगर मैंने फर्स्ट इंटर स्टेट सप्लाई कर लिया, तो आपका सेक्शन नंबर 24 का वन ऑफ दी पॉइंट ये भी है ना कि अगर आप एक भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, नॉट अबाउट सर्विस, अगर एक भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, तो भाई आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ये वहां पे लिखा है.
तो या तो 22 दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ जिससे सेक्शन नंबर 24 का कोई कंडीशन कंप्लाई हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब ले? उसी दिन, उसी वक्त, उसी क्षण? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जिंदगी में कि बस जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ आप चले जाओ। तो वहां वो बोलते हैं, यहां पे मेरा एक कॉन्सेप्ट और एंटर होगा, जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर, यू आर व्हाट, लाइबल टू गेट रजिस्टर, और आप बनते हो टैक्सेबल पर्सन। अब आप हो गए टैक्सेबल पर्सन, मतलब ये वो पर्सन है जिसको टैक्स भरना चाहिए। तो इस टैक्सेबल पर्सन को टैक्स भरना है, इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेके रजिस्टर्ड पर्सन बनना पड़ेगा। ये पहले भी समझा चुकी हूं मैं कि टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर, वो भी टैक्सेबल पर्सन है। आप रजिस्टर हो जाते हो तब भी टैक्सेबल पर्सन तो रहोगे ना, जिसको टैक्स पे करना है। एक रजिस्टर्ड पर्सन भी टैक्सेबल पर्सन होता है, एक लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड पर्सन भी टैक्सेबल पर्सन ही होता है। तो बोलते हैं कि जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई या फिर आपका कंपलसरी कोई भी एक कंडीशन आ गई कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लो, तो आप लाइबल टू गेट रजिस्टर और यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। तो ये टैक्सेबल पर्सन के पास 30 डेज का टाइम लिमिट है। कितना? इसके पास 30 डेज का टाइम लिमिट है कि जिस दिन तुम्हारा क्या हुआ है, जिस दिन तुम लाइबल हुए हो टू गेट रजिस्टर, वहां से 30 डेज के अंदर जो अभी हम प्रोसीजर तुम्हें यहाँ पे पूरी सिखाएंगे ना, ये प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तुमको लेना है रजिस्ट्रेशन। अब व्हाट इफ मैम आई डू नॉट गेट रजिस्टर विद इन 30 डेज? क्या होगा अगर मैं 30 डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं लू? तो उसका भी कुछ तो लॉजिकल कंप्लायंस है। वैसे तो आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हैं, 30 डेज में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं जहां से आप लाइबल हुए। आज 27 जनवरी को आई एम लाइबल टू गेट रजिस्टर, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है। मेरे पास यहाँ से 30 डेज का टाइम है कि मैं 30 डेज के अंदर फाइल कर लू, प्रोसीजर स्टार्ट कर लू रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो अगर मैं 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेती हूँ तो मुझे आएगा रजिस्ट्रेशन, GSTIN नंबर मिलेगा मुझे, आई विल गेट रजिस्टर्ड। तो ये जो GSTIN नंबर है ये क्या शो करेगा पता है कि मैं एक्चुअल में रजिस्टर्ड किस डेट से हुई थी? इस डेट से ही हुई थी। क्योंकि मैंने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा ये 27 जनवरी, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। बट मैम व्हाट इफ यू डू नॉट गेट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज? क्या होगा मैम अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे हो? तो अगर आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आप सपोज करो मैम एक्चुअल में आपने अप्लाई किया, लेट से हम ले लेते हैं 30 मार्च, हमने एक्चुअल में 30 मार्च को अप्लाई किया, 30 डेज तो क्रॉस हो गए, तो बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन इस डेट से ही इफेक्टिव माना जाएगा। अब आपको रेट्रोस्पेक्टिव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बोलता है मेरा रजिस्ट्रेशन कि 30 डेज में अगर आप करते हो तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन से आप लाइबल हुए थे, मान लेंगे आप तभी से रजिस्टर हो चुके थे। बट अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो इन दैट केस आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन, एक्चुअल में आपको सर्टिफिकेट मिला ना, जिस भी दिन वो लोग सर्टिफाई करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे, तो जिस दिन ये सर्टिफाई होगा आपको रजिस्ट्रेशन वहीं से माना जाएगा। मतलब ओके करने से आपके एप्लीकेशन की डेट भी नहीं आएगी, ये मैंने गलत बोली। जिस दिन आपको मिलेगा कि ओके यार आज आप रजिस्टर हो गए हो, यस हो गया है, सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, तो वही डेट क्या होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट। तो हम क्या दिक्कत क्या है इसमें? इससे क्या ऐसा गुनाह हो गया कि हम अगर 30 डेज में कर ले और हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा और 30 डेज के बाद करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो उसको अब हम समझते हैं कि कुछ तो है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 30 डेज में ले लो तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो क्या हुआ, सपोज करो ये वही कोई ना कोई हमारा सप्लायर है, ठीक है। नाउ दिस सप्लायर इज लाइबल टू गेट रजिस्टर, तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो गया है, क्रॉस हो गया है। नाउ द सप्लायर इज लाइबल टू गेट रजिस्टर, ठीक है। लाइबल टू गेट रजिस्टर है।
अब इनको क्या बोला था, इनको बोला था कि भाई 30 डेज के अंदर तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना है। उसने बोला ठीक है 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये दिन था, यहाँ के बाद से ये बन चुके हैं क्या, टैक्सेबल पर्सन, है ना, क्योंकि या तो इनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है या वॉट एवर इट इज, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये बन चुके हैं टैक्सेबल पर्सन, दैट मीन्स लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। डन। अब मेरी बात समझो कि क्या ऐसा होगा कि लाइबल टू गेट रजिस्टर होने के बाद भी ये पर्सन बिजनेस तो करेगा। इसने यहाँ पे भी मैम किया सेल, ये अभी भी कर रहा है सेल्स, अभी भी कर रहा है सेल्स, अभी भी कर रहा है सेल्स। कहना क्या चाहते हो, अरे भाई बिजनेस तो अभी भी चलेगा ना, लाइबल होने के बाद बिजनेस थोड़ा खत्म होता है, वो अभी अपना रफ्तार में क्या करते जा रहा है, सेल 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 करते जा रहा है। अब यहाँ पे जब वो सेल करता है तो ऑब्वियसली नाउ ही इज लाइबल टू चार्ज जीएसटी, बट भाई के पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो अभी नॉर्मल ही क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, क्योंकि जब तक जीएसटीआईएन नंबर नहीं होगा ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। अभी तो वो नॉर्मल क्या देगा, अपना बिल ऑफ सप्लाई दे देगा। जैसे ही 30 डेज के अंदर ये रजिस्ट्रेशन लेगा, जैसे ही 30 डेज के अंदर ये भाई साहब रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, इनको जीएसटीआईएन नंबर मिल जाएगा, इनके पास एक ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि ये रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हैं। रिवाइज्ड इनवॉइस जिसमें प्रॉपरली फिर ये क्या बताएंगे, जीएसटी, जिसमें ये बताएंगे कि मैंने इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर कितना जीएसटी था, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जैसा भी उन्होंने तब डिसाइड किया होगा वैसा, और यहाँ पे ये इशू करेंगे फिर रिवाइज्ड इनवॉइस जिसमें इनका भी जीएसटीआईएन नंबर होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये भाई साहब अब जब आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो क्या इनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है? जी हाँ, आउटवर्ड सप्लाई करते वक्त जीएसटी चार्ज हो रहा है, जीएसटी पे करना पड़ रहा है, जी हाँ। तो यहाँ पे अगर ये 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, if the person get registered within 30 days in such a case, यहाँ पे बोलते हैं कि देखो within 30 days if you get registered, तो ये जो आउटवर्ड सप्लाई में आपका जीएसटी आप पे करने वाले हो ना, the GST that is now payable, जो आउटवर्ड सप्लाई में जीएसटी पेबल है, इसके रिस्पेक्ट में पहले जो आपने स्टॉक खरीदा था, भले ही आप अनरजिस्टर्ड थे पहले, इससे पहले आप क्या थे, इस दिन से पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, बट द परचेस यू वुड हैव मेड, वॉट एवर परचेस यू वुड हैव मेड, आपने उस पे तो जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि सामने वाला सप्लायर आपने किसी और से खरीदा, आपका सप्लायर ये था, ये तो रजिस्टर्ड पर्सन था, इसने तो आपसे जीएसटी चार्ज किया ही होगा। तो बोलता है कि आपने तो जीएसटी पे किया ना, तो अब आपको उसका हम आईटीसी देने के लिए रेडी है। तो ये जो आउटवर्ड सप्लाई आपने किया, जिस आउटवर्ड, अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो वॉट एवर आउटवर्ड सप्लाई यू हैव डिड, इसके ऊपर वॉट एवर जीएसटी इज पेबल, इसके रिस्पेक्ट में नाउ यू कैन क्लेम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अब ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं इफ यू डू इट इन 30 डेज। मगर अगर मैम हम 30 डेज में ये रजिस्ट्रेशन ना ले तो व्हाट इफ आई डू नॉट गेट रजिस्टर्ड विद इन द 30 डेज, अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो सुनो मेरी बात, वो क्या बोलते हैं पता है, वो ये बोलता है कि 30 डेज में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो ये तो माना जाएगा कि ये जो आउटवर्ड सप्लाई है इस पे जीएसटी तो पेबल होगा, उसको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन whatever purchase you would have made here, whatever purchase you would have made, आपके पास कोई जीएसटीएन नंबर था ही नहीं, और जब तक आपके पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं होगा आप आईटीसी ले नहीं सकते। तो बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कहां से होगा, जिस दिन वो बोलेंगे ओके रजिस्टर्ड, तो जीएसटीएन नंबर तो उसी दिन से आएगा, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो वो दिन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट जब यहां से, तो आईटीसी भी तो वहीं से मिलेगा, मतलब यहां से टैक्स तो पे करना चालू हो गया तुम्हारा। आईटीसी जब तुम पढ़ोगे, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द सीए इंटर के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर अभी अपलोड नहीं हुआ है,
तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक शर्त होती है, सीए फाइनल स्टूडेंट्स यू हैव डन विथ मी, अगर लाइव क्लास मेरे साथ की तो तुमको भी पता है हमने क्या पढ़ा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू टेक आईटीसी। तो भाई जब ये अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं माना जा रहा बिकॉज विद इन 30 डेज वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा, उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आगे आने वाला है, तो वो आईटीसी कैसे लेगा? तो नुकसान है ना, पे तो कर भाई जीएसटी, लेकिन उतने टाइम तक का तेरे को आईटीसी मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर लॉ बोल रहा है 30 डेज तो हाँ 30 डेज कर लो रजिस्ट्रेशन, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लो। अब यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए आ जाती हूँ इसके एनालिसिस पे। देखो यही लिखा है कि पर्सन हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24, तो उसे हर एक स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन लेना होगा, हर एक स्टेट में लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, बट स्पेसिफिकली वहां की स्टेट जहां पे वो टैक्सेबल सप्लाई करता है। विद इन 30 डेज जैसे ही वो लाइबल होता है उसे 30 डेज के अंदर क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर आप एनआरटीपी हो, आगे वही लिखा था इसके अंदर प्रोविजन के अंदर कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी, मैंने आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन समझाया था। व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब है मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट सिर्फ एग्जीबिशन करने जा रही हूँ। 180 डेज से कम अगर आप कहीं पे बिजनेस करना चाहते हो किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरी स्टेट में, इफ यू वांट टू डू द बिजनेस बट दैट बिजनेस इज फॉर लेस देन 180 डेज और इक्वल टू 180 डेज, तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे, तब आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन लेते हो। तो ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब नॉन रेसिडेंट है आप और एनआरटीपी यहाँ पे आके कुछ बिजनेस करना चाहता है, तो उसे जो रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मैंने तुम्हें लाइव क्लास में भी सीए फाइनल वालों को बताया था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एडवांस में लेना होता है। तो अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, बट 5 दिन पहले, जैसे ही आप जानते हो कि किसी दूसरे स्टेट में जाके आपको सपोज करो 1 फरवरी से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 5 days prior to the commencement of that business। अब मैम ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है, एनआरटीपी क्या आएगा भी इसी चैप्टर में है, वी विल डू दैट। डन। तो ये हुआ मेरा अभी 25 सबसेक्शन 1, इतनी बात हमने अभी खत्म की। वही लिखा है कि देखो अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर एनआरटीपी को कम से कम 5 डेज पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद बोलते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब और क्या प्रोवाइड करना बचाता है? बोलते हैं कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, बोलता है अगर आपकी कोई भी एक यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, मतलब ये कि देखो ये है मेरी स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में एक तो मेरा यहाँ पे बिजनेस का क्या है, एक यूनिट यहाँ है और एक यूनिट मेरा यहाँ पे है महाराष्ट्र में ही, सेम स्टेट में ही मेरा क्या है, एक यूनिट यहाँ पे। तो एक यूनिट हो गया मेरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, बट यहाँ ये वाला जो यूनिट है ना, दिस यूनिट इज काउंटेड विद इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ में माना जाता है ये मेरा यूनिट। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपका ये यूनिट SEZ में है, इफ दिस यूनिट इज इन SEZ, अगर आपका ये यूनिट SEZ में, तो बीइंग इन अ सेम स्टेट, भले ही आप सेम स्टेट में हो बट आपका एक यूनिट SEZ में, तो SEZ इज काउंटेड टू बी अ की ज्योग्राफिकल जोन से बाहर है। तो बोलते हैं यहाँ पे आपको अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यही लिखा है कि अगर कोई भी यूनिट आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आप क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, क्योंकि देखो ये हो गया डोमेस्टिक टेरिफ एरिया का यूनिट, ये हो गया SEZ का यूनिट, तो दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज काउंटेड एज आउटसाइड प्लेस माना जाता है। यू ऑल्सो नो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ज्योग्राफिकल जोन से बाहर माना जाता है। डन विद दिस। देन अब यहाँ पे और कुछ चीजें दी हैं, और वो क्या है? अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड सिंगल रजिस्ट्रेशन इन सिंगल स्टेट। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता है,
लेकिन आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, अलग से रजिस्ट्रेशन लो, उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो। लेकिन एक ही स्टेट में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी तब मिलते हैं जब आपका क्या होगा, बिजनेस वर्टिकल अलग। बिजनेस वर्टिकल अलग है मतलब आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो आप चाहो तो सेम स्टेट में अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। और अगर मल्टीपल स्टेट्स हैं तो मल्टीपल स्टेट्स में तो मल्टीपल आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि द पर्सन हु वांट्स रजिस्ट्रेशन, सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा सिंगल स्टेट में। लेकिन अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ द बिजनेस है एक ही स्टेट में, तो वो चाहे तो इच्छा हो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि अपना बिजनेस वर्टिकल अलग होना चाहिए। जैसे मेरा एक कोचिंग का बिजनेस है तो दूसरा पार्लर का बिजनेस है, क्या लिंक है इसमें, कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। नाउ मैम, चलो आपने बोला यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, लॉ ने आपको लाइबल बनाया टू गेट रजिस्टर्ड। क्या मैम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, अरे वही बोल रहा है। अगर कोई पर्सन 22 या 24 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आता है, मतलब कोई कंडीशन उस पर कंप्लाई नहीं होती है, तो यस वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकता है। फालतू की बातें। क्या पर्सन मैम एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकता है एक ही स्टेट के अंदर, तो यस ले सकता है। और अगर वो एक से मतलब एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है। और ये सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 4, 25 सबसेक्शन 5 पता है कहाँ पढ़ा है मेरे साथ तुमने? जाओ और जाके एक बार शेड्यूल 1 ओपन करो। सप्लाई में शेड्यूल 1 में पैराग्राफ नंबर 2 में तुमने मेरे साथ डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन की है। याद नहीं है तो जाके पढ़ना बनता है बॉस, क्योंकि यहाँ ये काम की नहीं है डेफिनेशन, बट ये डेफिनेशन एक्चुअल में शेड्यूल नंबर 1 में ही काम की है। तो यस वी हैव टू डू दैट थिंग ओवर देयर, जिसका क्रक्स सिर्फ इतना था कि अगर एक रजिस्ट्रेशन आपका इस स्टेट में, आपका एक रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में है, तो ये दोनों सेम पेन में भी क्यों ना रजिस्टर हो, हम इसको अलग पर्सन ही मानेंगे। और दूसरा ये वाला 25 सबसेक्शन 5 वाला ये कहता है आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है जो किसी और स्टेट में या सेम जगह पे। तो मैं एक को रजिस्टर्ड बोल रही हूँ, दूसरे में सिर्फ मैंने बोला है अदर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हो सकता है वो एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तो बोलते ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, ये दोनों भी आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कंसिडर होंगी। तो ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था तुमको शेड्यूल 1 में पैरा 2 के अंदर, तो वहां से एक बार तुम रेफर कर सकते हो। अब ये क्या है, फिर से आगे बोलता है किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है तो मैंडेटरी उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ये नहीं भी बताते तो हमें पता है कि उसे अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, तो पैन नंबर तो भाई के पास होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट अगर एक कोई पर्सन है जिसको सिर्फ टैक्स डिडक्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, देखो जीएसटी में तुमने अगर मेरा टीडीएस वाला पार्ट देख लिया होगा तो दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड टीडीएस सीए फाइनल एंड सीए इंटर का, तो उसमें तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करने के लिए स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन लेना है तो सेक्शन नंबर 24 एप्लीकेबल होता है और वो बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे कोई भी पर्सन को उसे इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि उसको टैक्स डिडक्शन करना है, तो उसके पास in lieu of pen a tax deduction and collection number issued under the said act in order to be eligible। पेन के साथ इन lieu of pen, अगर उसके पास पेन नंबर के अलावा टैक्स डिडक्शन के लिए जो नंबर आता है, अगर टैक्स डिडक्शन के लिए नंबर इशू किया गया है उसको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन के लिए, तो वो होना चाहिए टू गेट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। काम का नहीं है बट ठीक है। फिर इसके बाद अब ये काम की चीज चालू होती है। अब यहाँ पे क्या है, देखो पहले जब रजिस्ट्रेशन होता था ना, पहले के रजिस्ट्रेशन में पता है प्रॉब्लम क्या आती थी कि कभी भी आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी से प्रॉपर नहीं हो पाता था। तो जब आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी से प्रॉपर नहीं हो पाता था ना, तब आती थी दिक्कत।
अब वो क्या है, कैसी दिक्कत है, अभी हम इसको पूरे चार्ट को समझेंगे और इस चार्ट से तुमको समझ में पूरा आ जाएगा और तुम्हें से फिर अब रीडिंग करनी होगी उस प्रोसीजर की। देखो, जब तुम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाते हो तो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त तुम्हें कुछ नहीं करना होता है। एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड or the person who wants a voluntary registration as and we know कि voluntary registration भी ले सकते हैं तुम, ऐसे 22-24 के अकॉर्डिंग भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बार बार वही बोल रहे। तो हर एक पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है सबसे पहले उसको अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड वो सारी स्टेट्स बतानी पड़ेगी, यूनियन टेरिटरी बतानी पड़ेगी जहां जहां वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। तो आई हैव टू टेल माई पेन। तो सिर्फ पेन बताने से काफी होगा क्या? अरे नहीं, तुम पहले पेन नंबर दोगे, फिर ये पेन नंबर से क्या करेंगे, वो वैलिडेशन देखेंगे इस पेन नंबर का कॉमन पोर्टल से, सीबीडीटी के पोर्टल से एक बार वेरीफाई हो जाएगा कि तुम्हारा पेन करेक्ट है या नहीं, तुम ही हो या नहीं। अगर वो आ जाता है हाँ कि क्योंकि तुम ही हो, तो पता है क्या, पेन से आधार लिंक हो चुका है, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू आधार कार्ड। तो पेन से आपका आधार लिंक हो गया तो कहीं ना कहीं आपके आधार की डिटेल उनको आ ही चुकी है। अब पेन इज वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी एंड इज ऑल्सो वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपीज सेंड टू पेन लिंक्ड टू द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। सबसे पहले जब तुम पेन नंबर दोगे तो पेन का वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन पोर्टल पे, तो सीबीडीटी के ऑनलाइन पोर्टल पे एक वेरिफिकेशन हो गया। फिर वो लोग तुम्हारे मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे क्या देंगे, ओटीपी भेजेंगे एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। तो चलो ओटीपी चला गया कि वो नंबर चालू है नहीं है, वो ईमेल आईडी तुम्हारा है नहीं है, जो भी। अब एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा कि हाँ ये रेफरेंस के लिए कि तुमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आगे अपनी बात बढ़ाई है। तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर, और ये रेफरेंस नंबर तुमको कम्युनिकेट किया जाएगा वही मोबाइल और ईमेल के थ्रू। तो अभी नॉर्मल प्रोसीजर स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही टेम्पररी रेफरेंस नंबर आएगा, अब आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है पार्ट बी में, मतलब पार्ट ए में सिर्फ पेन नंबर जा रहा है। चेक ना, यहाँ पे दिया है आपका पार्ट ए के अंदर सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दे रहे हैं पेन, ताकि पेन नंबर आपका वेरीफाई हो जाए। और पेन नंबर ही चाहिए आपको टैक्स ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट करने के लिए। तो एमसीक्यू में आता है कि टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अरे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ पेन नंबर चाहिए और उसका फोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ओटीपी भेजकर क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। अब जैसे ही आपका टैक्स रेफरेंस नंबर आएगा, सॉरी टेम्पररी रेफरेंस नंबर आएगा, इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर को आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या करेंगे, अब एप्लीकेशन फाइल करेंगे, क्योंकि अब रेफरेंस नंबर के बेसिस पे क्या करोगे, आप एप्लीकेशन दोगे पार्ट बी में, और पार्ट बी में सारे डॉक्यूमेंट्स अब आप क्या करोगे, दे दोगे जो जो उन्होंने स्पेसिफाई किए, यू हैव टू गिव ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा या फिर ये एप्लीकेशन में क्या होगा, भाई एप्लीकेशन में तुम्हारी डिटेल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, जैसे तुम्हारे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन क्या लगता है, कब स्टार्ट किया है बिजनेस, क्या तुम्हें कंपोजिशन स्कीम चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिट डीलर और यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। जैसे तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की इच्छा वो पूछेगा तुमसे। फिर क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है, 24 है, 22 है, वॉलेंट्री है, क्या रीजन है भाई, तुमको इतना क्या है कि तुमको रजिस्ट्रेशन लेना है, तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस क्या है, तुम्हारा एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस क्या है, तुम्हारे बिजनेस का नेचर क्या है, एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस क्या है, बैंक अकाउंट नंबर, ऑथोराइज सिग्नेटरीज कौन होंगे तुम्हारे बिजनेस के कि वो साइन कर दे, मतलब मान लिया कि ऑथोराइज सिग्नेचर है, आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब सारी डिटेल तुमसे पार्ट बी में ले ली जाएगी। अब जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होती है, एप्लीकेशन रिसीव होते से ही तुमको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, इशू कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर के साथ आपको एडवांस टैक्स भी डिपॉजिट करना पड़ता है। ये मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को टेम्पररी रेफरेंस नंबर के साथ एडवांस टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि देखो तुम किसी और स्टेट में जाके 180 डेज या उससे कम काम करना चाहते हो, तो तुम अगर एग्जीबिशन लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, वहां जाके तुम्हारा वहां कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, तो तुम पहले से एडवांस टैक्स पे करो। अब मैम सपोज हमारे अंदाज के अकॉर्डिंग हमने 2 लाख का एडवांस टैक्स पे कर दिया और एक्चुअल में 4 लाख पे करना था, तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख है आप फिर पे करोगे। और मैम कभी ऐसा वैसे 50,000 ही पेबल आया तो वो 1,50,000 तुमको रिफंड कर देंगे। बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज वेल एज एनआरटीपी दोनों के ही केस में क्या होता है, एडवांस टैक्स। बट मैम यहाँ सिर्फ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लिखा है, व्हाई नॉट एनआरटीपी? क्योंकि एनआरटीपी को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, उसको यूडेन के थ्रू रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो वो एक तो है एनआरटीपी, उसको हमारी सीरीज थोड़ी ना देंगे, तो उसको देंगे यूडेन नंबर, इसलिए यहाँ सिर्फ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लिखा है। नाउ अब ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी प्रॉपर ऑफिसर को, एंड प्रॉपर ऑफिसर भाई फिर डिसाइड करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे कि रजिस्ट्रेशन देना है या रजिस्ट्रेशन नहीं देना है। तो रजिस्ट्रेशन देना या नहीं देना किसके हक में होगा, प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब 1 मिनट देना, इसको रोटेट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। चलो देखो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो जाएगी किसके पास, हमारे प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब भाई प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ध्यान से यहीं से ट्विस्ट चालू होगा। जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी, भाई वो चेक करेगा, तो वो एग्जामिन करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी एप्लीकेशन को। ठीक है, अगर चेक करते करते उन भाई साहब को लगा बिल्कुल सही कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही कोई गलती नहीं है, तो वो क्या करेगा, अगर सब कुछ सही है तो registration is granted within 7 days from date of submission of application without site verification। अगर क्या हुआ है, यहाँ पे सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है, आपकी सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल ओके है, तो विदिन 7 days from date of submission of application without site verification, ये क्या बोला, और मैंने अभी क्या बोला पता है, विदिन 7 days, मैं गलत बोल रही हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। देखो जैसे ही आप क्या करते हो, आपका जीएसटीआईएन नंबर लेने जाते हो, आप रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हो, तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको एक चॉइस दी जाती है कि क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब ये कि आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अगर आप चूज करते हैं यस मैं आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूं, तब आपका साइट वेरिफिकेशन नहीं होता है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द साइट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप चूज करते हो कि नहीं, ड्यू टू एनी रीजन आप आधार, क्या हुआ, आपने चूज किया कि मैं तो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू क्या करूंगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। अब हमारा जो सिस्टम है आधार की ओटीपी जनरेट करने का, वो भी कितनी बार फेल हो जाता है। एक पर्टिकुलर 15 दिन का आपको टाइम मिलता है यहाँ पे, कि 15 दिन में आप अपने हिसाब से क्या करो, एप्लीकेशन देने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन कर लो। आपने चूज किया है क्योंकि यस यू वांट टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, तो यू हैव 15 डेज। अब टाइम निकलता जा रहा है, रोज हम ट्राई करते ओटीपी नहीं आता, रोज हम ट्राई करते ओटीपी नहीं आता। तो अगर आपने चूज किया है हाँ और वो ओटीपी नहीं आया, या फिर और कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण आप चाह के भी विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड चूज करने के बाद भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर, पहली चीज। या फिर आपने खुद नहीं बोला कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना, क्यों नहीं करवाना, आपके आधार में ये भी मिस्टेक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपने चूज किया नहीं करवाना, तो ऐसे केस में ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं आपके बिजनेस का, क्योंकि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन। इसका भी एक रीजन है जो अभी मैं आपको बताऊं। पहले ऐसा होता था, ये प्रॉपर ऐसा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता था जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, लोग रजिस्ट्रेशन ले लेते थे। अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या होता था, जब
जाके एक्चुअल में देखा जाता था ना तो वहां पे कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा होता था। तो एक्चुअल में क्या होता था, लोग क्यों रजिस्ट्रेशन लेते थे? फेक बिल इशू करने के लिए, फेक आईटीसी देने के लिए। जाके देखो तो वहां पे क्या होता है, जाके देखा जाएगा तो वहां पे कुछ भी नहीं है बिजनेस। पकड़ने किसको जाओगे? क्योंकि तुमने ढंग से आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, नकली आधार था, किसको पता। तो इसीलिए बोला आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आप चूज करते हो आधार ऑथेंटिकेशन तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपने चूज किया लेकिन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यू फेल टू डू द आधार ऑथेंटिकेशन ड्यू टू एनी रीजन, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने चूज किया है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहते। और अगर आप खुद ही चूज कर लेते हो तो भी वैलिड वही है। तो यहाँ पे इसीलिए ये चीज लिखी है कि अगर आपने चूज किया है, सपोज कि हाँ आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे और सब कुछ सक्सेसफुली लिखा ना, देखो यार आधार हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेटेड आधार ऑथेंटिकेशन, उसका वैलिडेशन हो गया। तो उसके बाद बोलते हैं 7 वर्किंग डेज में आपको क्या हो जाएगा, जहां से आपने एप्लीकेशन सबमिट की, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने क्या किया एप्लीकेशन सबमिट किए, वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। और मैम हमने आज एप्लीकेशन फाइल की, आज ले लो आपकी फिर से डेट 27 जनवरी। अब मैम आपने ही अभी बोला कि फॉर एन एग्जाम्पल 15 डेज हमको आधार ऑथेंटिकेट कराने के लिए गवर्नमेंट ने दिए। मैंने 27 जनवरी को एप्लीकेशन की, 15 डेज मेरे पास आधार ऑथेंटिकेट करवाने के लिए हैं, और यहाँ आप बोल रहे हो सपोज करो मैम मैंने आधार ऑथेंटिकेशन इस 15 डेज में करा दिया, और ये बोल रहे रजिस्ट्रेशन दे देंगे 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कैसे पॉसिबल है? प्रॉब्लम समझो ना। 27 जनवरी को आई अप्लाइड, एक्चुअली आई हैव 15 डेज फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर मैं 15th डे पे जाके आधार ऑथेंटिकेशन करूंगी तो उससे पहले ही 7 वर्किंग डेज कैसे आ गए? समझ में आई प्रॉब्लम? यहाँ पे ये है कि भले ही आपने एप्लीकेशन कभी भी दी हो, भले ही आपने एप्लीकेशन कभी भी दी हो, जिस दिन आप ऑथेंटिकेट कराओगे ना उस दिन माना जाएगा एप्लीकेशन सबमिट। Date of submission of the application would be the date when you authenticate your Aadhaar। फिर जैसे ही ये आधार ऑथेंटिकेशन हुआ यही डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बन जाएगी, और यहां से 7 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। अब if instead of 7 working days I have been saying 7 days, आपको मिलेंगे पूरे की पूरे 0 नंबर। There is a difference between 7 working days and 7 days. 7 working days means जब जब काम हो रहा था ऑफिस में, स्ट्राइक हो गई काम नहीं हुआ, इट वॉज नॉट अ वर्किंग डे। संडे आ गया काम नहीं हुआ, इट वॉज नॉट अ वर्किंग डे। रिपब्लिक डे आ गया, इट वॉज नॉट अ वर्किंग डे। इंडिपेंडेंस डे आ गया, मतलब जब काम नहीं हुआ वो वर्किंग डे नहीं था, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, छुट्टी थी, दिवाली थी, ईद थी, जो भी था, स्ट्राइक थी, वॉट एवर इज द रीजन, जब जब काम हुआ है 7 वर्किंग डेज। तो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट 7 वर्किंग डेज, पहली चीज। बट when a person is liable to get registered, जैसे एक पर्सन या तो 22 या 24 या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, तो पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, वहां से 30 डेज के अंदर उसको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। वहां वर्किंग डेज नहीं है, मतलब वहां संडे भी काउंट होगा, स्ट्राइक भी काउंट होगा, सब काउंट होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डे। अगर ये डे लिखते ना तो मैं संडे भी काउंट करती, बट अगर इन्होंने वर्किंग डे लिखा तो जब जब ऑफिस में काम हो रहा था, गवर्नमेंट के ऑफिस में काम हो रहा था, तो वहां 7 वर्किंग डेज के अंदर वो लोग क्या दे देंगे तुमको, रजिस्ट्रेशन। नाउ अब दूसरी चीज क्या बोली है, इफ द सेम आर फाउंड इन ऑर्डर। यहाँ पे अभी क्या बोला, अगर एप्लीकेशन का वैलिडेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो इफ एप्लीकेंट successfully validated the Aadhaar authentication, then registration is granted within 7 working days from the date of submission of application without site verification। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ,
आपने बोला था आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे पर कर नहीं पाए, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया ड्यू टू एनी रीजन। आपने तो हाँ भी बोली थी फिर भी फेल हो गया, या फिर आपने ही ऑप्ट किया है कि ना मुन्ना ना, हम आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाओगे, या फिर आपने बोला था करवाएंगे लेकिन करवा नहीं पाए, ठीक है, या फिर खुद प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है भाई तेरा तो साइट वेरिफिकेशन होना बनता है, कुछ तो डाउट आया होगा, उन्होंने बोला नहीं नहीं इसका तो साइट वेरिफिकेशन करेंगे, या फिर पर्सन हु हैज अंडरगॉन आधार ऑथेंटिकेशन, किया भी उसने बेचारे ने आधार ऑथेंटिकेशन, is identified on common portal based on the data analysis and risk parameter। अब रिस्क पैरामीटर के हिसाब से, जैसे स्क्रूटनी में कैसे आते हो, रिस्क पैरामीटर के हिसाब से आप स्क्रूटनी में आते हो, तो उसके हिसाब से डेटा इनके पास जो रिस्क एनालिसिस है उन सबका जो डेटा है, कॉमन पोर्टल ने बोला यार ऐसे टाइप के बिजनेस या इसका तो साइट वेरिफिकेशन बनता है। तो तीन केस है, या तो आप खुद बोल रहे हो कि मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना, आपका साइट वेरिफिकेशन होगा, आपने बोला था आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे बट यू फेल टू डू द आधार ऑथेंटिकेशन, तब भी आपका साइट वेरिफिकेशन होगा। या फिर तीसरा, प्रॉपर ऑफिसर कहता है, क्या कहता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं दया यहाँ तो गड़बड़ है, हमको क्या करना है साइट वेरिफिकेशन करना है। या फिर गवर्नमेंट का जो कॉमन पोर्टल है, डेटाबेस है, उसमें से रिस्क वगैरह के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, रिस्क पैरामीटर के अकॉर्डिंग लगता है नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका साइट वेरिफिकेशन करके रहेंगे। अगर ऐसा है तब रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिल रहा है, देखो दोस्त, within 30 days of application after the verification of site and prescribed document। मेरी बात समझो, विद इन वर्किंग डेज नहीं लिखा, अब 30 डेज है, और ये 30 डेज कहां से स्टार्ट हो रहे, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ साइट। आपकी पहले साइट का वेरिफिकेशन होगा, तो आपकी साइट के वेरिफिकेशन के बाद 30 डेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, 30 डेज, क्योंकि देखो वेरिफिकेशन भी वो उनके हिसाब से करेंगे, जब वो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन होने के बाद तुमको रजिस्ट्रेशन देंगे, तो अब वो वर्किंग डेज काउंट नहीं कर रहे, अब संडे हो मंडे हो कुछ भी, आपके ऊपर एक घंटी आ गई 30 दिन की, दो उनको रजिस्ट्रेशन, तो इट इज 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर द वेरिफिकेशन। आपने जब एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन से 30 दिन के अंदर तो इनका टिक 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 चालू हो गया। आपने एप्लीकेशन दी 27 जनवरी, 27 जनवरी से टिक 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 30 डेज चालू हो गए। अब जैसे ही वो वेरिफिकेशन कर देंगे, वेरिफिकेशन के बाद उन्हें क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा, और वो ओवरऑल टाइम उनके पास 30 डेज ही है, इट इज नॉट इवन द वर्किंग डेज। क्योंकि क्या होगा, अगर इनको लीनियंट छोड़ दिया ना गवर्नमेंट को, तो कब वो वेरिफिकेशन करेंगे, तुम तो ऐसे बैठे ही रह जाओगे 6-6, 7-7 महीने, 9-9 महीने की, भाई कब मेरा वेरिफिकेशन होगा। इसलिए वो टिक टिक घड़ी काय की है, 30 डेज की है, कि एप्लीकेशन डेट से 30 डेज काउंट होना स्टार्ट हो गया है, वेरिफिकेशन करो, और वेरिफिकेशन करके क्या दो, इनको रजिस्ट्रेशन दो। अब सपोज करो आपने एप्लीकेशन दी, डॉक्यूमेंट दिए, पहली फुर्सत में गड़बड़ हो गई, तो प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ तो डिस्क्रिपेंसीज वगैरह नोटिस की, उसने क्लैरिफिकेशन वगैरह मांगा, और वो क्लियरली ये बोल रहा है कि चीजें सही नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ डिस्क्रिपेंसीज नोटिस की, क्लैरिफिकेशन मांगा। अब आपको 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ, फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट, if the person fails to undergo Aadhaar authentication और प्रॉपर ऑफिसर डीम फिट की साइट वेरिफिकेशन होना चाहिए, या फिर ये क्या था, ये सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस किए कि कुछ तो गड़बड़ है, उसने क्लैरिफिकेशन मांगा, इंफॉर्मेशन मांगी, डॉक्यूमेंट मांगे, और आपने चलो चीजें प्रोवाइड कर दी, सब कुछ सही रहा, तो चीजें प्रोवाइड कर दी, सब कुछ सही रहा, तो इस केस में विद इन 30 डेज, आपके पास 30 दिन है, किसके पास, गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट 30 डेज के अंदर क्या करेगी, उसको रजिस्ट्रेशन देगी। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को कुछ तो गड़बड़ लगती है,
उन्होंने उसको बोला भाई क्लैरिफिकेशन दे, ये कर वो कर, तो अगर वो सारे क्लैरिफिकेशन वगैरह दे देता है क्योंकि उसने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया, अब कितना है, विद इन 7 days फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन डेट, अगर चीजें सही नहीं निकलती तो प्रॉपर ऑफिसर उससे क्लैरिफिकेशन वगैरह मांगे, क्लैरिफिकेशन वगैरह मांगी, क्लैरिफिकेशन वगैरह कितने टाइम में मांगेगा एक्चुअली ये वो है। चलो एक छोटा सा करेक्शन, आई गेस मैंने कुछ गलत बोला है। देखो, जब आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, अगर सब कुछ सही निकला तो 7 वर्किंग डेज, और 30 days का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है कि आपको उधर क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन हम उस केस पे थे कि अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है मेरा, उसको कुछ गलतियां मिलती हैं, ठीक है, तो अगर उसको कुछ गलतियां मिलती है तो पहले मुझे यहाँ नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे पहले फ्लो इधर जाता है, तो अगर उसे कुछ गलतियां मिलती है मेरे प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो क्या बताएगा, ऑब्वियसली बताएगा अपने एप्लीकेंट को कि भाई ये गलतियां हैं, ये क्लैरिफिकेशन है, तो एप्लीकेंट को फर्निश करना होगा विद इन 7 वर्किंग डेज जो नोटिस उसको रिसीव हुआ। अब नोटिस देने का टाइम लिमिट क्या है, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ, तो ये वाला केस है तो 7 वर्किंग डेज, क्योंकि 7 दिन का टाइम है उनके पास, और यहाँ पे कितना है, 30 days, तो आइदर 7 वर्किंग डेज और इन 30 days क्या कर सकता है, इशू कर सकता है नोटिस मेरा प्रॉपर ऑफिसर। अब प्रॉपर ऑफिसर के नोटिस इशू होने के बाद द पर्सन इज हैविंग 7 वर्किंग डेज उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, द पर्सन इज हैविंग व्हाट, 7 वर्किंग डेज। तो हियर द पर्सन इज हैविंग द 7 वर्किंग डेज फॉर ऑन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, तो उसको नोटिस रिसीव हुआ 7 वर्किंग डेज में, अब वो क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है। इफ द प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड, उसने जो जवाब दिया प्रॉपर ऑफिसर बिल्कुल सेटिस्फाइड है, खुश है, मोगेम्बो क्या हो गया, खुश हो गया, हाँ हाँ खुश हो गया, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही इसको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है यहाँ से क्या दे देगा, हरी झंडी दे देगा, मतलब रजिस्ट्रेशन दे देगा। लेकिन मैम अगर प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड या फिर कुछ सबमिट ही नहीं किया, या तो सबमिट नहीं करोगे या सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इन दैट केस ही विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अब याद कैसे रखें, पहली चीज, आधार ऑथेंटिकेशन ले रहे हो तो 7 वर्किंग डेज टाइम लिमिट है, नहीं ले रहे तो 30 days है। इसके बाद इसी 7 वर्किंग डेज या 30 days में प्रॉपर ऑफिसर को कोई दिक्कत है तो वो बोल सकता है, और फिर सामने वाले के पास 7 वर्किंग डेज है अपना जवाब देने के लिए। उसने जवाब दे दिया, मोगेम्बो खुश हो गया, तो अनदर 7 वर्किंग डेज में ही क्या देना होगा, रजिस्ट्रेशन देना होगा। लेकिन अगर वो खुश नहीं हुआ या फिर सामने वाले से जवाब ही नहीं आया तो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। अब ये भी हो सकता है जवाब आ गया और मेरा प्रॉपर ऑफिसर रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, तो अगर जवाब आ गया और मेरा प्रॉपर ऑफिसर क्या नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में ये आएगा कि अगर आपने चूज किया था कि आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, आपने क्या चूज किया था, आधार ऑथेंटिकेशन, तो सामने वाले का 7 वर्किंग डेज में जवाब आ गया। लेकिन अब मेरा प्रॉपर ऑफिसर 7 वर्किंग डेज में कुछ जवाब नहीं दे पा रहा, जबकि सामने वाले ने तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करा हुआ था, तो उसका डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में। बट इफ ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या हो नहीं पाया, या डीम्ड प्रॉपर ऑफिसर को लगता है वेरिफिकेशन होना चाहिए या रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो फिर अनदर 30 days के अंदर अगर प्रॉपर ऑफिसर कुछ एक्शन नहीं ले पाता तो उसको बोलते हैं डीम्ड अप्रूवल। और ये रहा वो कॉन्सेप्ट, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। अगर प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, देन इट इज कॉल्ड एज डीम्ड अप्रूवल। इसे कहा जाता है क्या, डीम्ड अप्रूवल। तो केस नंबर ए था हमारा, जहां आप क्या लेते हो, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हो। केस नंबर बी आपका क्या है कि आप अगर ऑप्ट नहीं कर पाते या फिर फेल हो जाता है या फिर डीम्ड वाला है तो 30 days होता है। एंड अगेन सी वाले में भी 7 वर्किंग डेज है। क्लैरिफिकेशन वगैरह उसने प्रोवाइड कर दिए, सब कर दिए, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या है यहाँ पे, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे ना एक्चुअली 3 तरह से केसेस डिवाइडेड है। अब 3 तरह से केसेस कैसे डिवाइडेड है, देखो, एक है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब प्रॉपर ऑफिसर का डीम्ड अप्रूवल कब आएगा, डीम्ड मतलब वो एक्शन प्रॉपर टाइम पे नहीं ले पा रहा,
इसको मैं लिख के बताऊं तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ कर दी। अब जैसे ही आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करी, हाँ करी, तो यहाँ पे पता है टाइम लिमिट क्या आ जाती है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ होते से ही, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हाँ होते से ही जो टाइम लिमिट आती है, एक सेकेंड, ये कुछ, हाँ यहाँ से लिख रहा है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। मैं एक बार तुम्हें पूरा फ्लो फिर से बोलती हूँ। ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए या तो तुम हाँ करोगे या ना करोगे। हाँ हमने हाँ करी तो 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अगर सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। लेकिन इस 7 वर्किंग डेज में प्रॉपर ऑफिसर ने आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने का बोल दिया, आपने क्लैरिफिकेशन यस दे दी, नो नहीं दी। अगर आपने क्लैरिफिकेशन दे दी तो अनदर 7 वर्किंग डेज में मिल जाना चाहिए आपको क्या, डन, मतलब सब कुछ सही निकला तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सीधे सीधे रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर इन 7 वर्किंग डेज में हमारा प्रॉपर ऑफिसर साइलेंट रहता है तो आपका डीम्ड अप्रूवल 7 वर्किंग डेज में मान लिया जाए। ये केस कब का है, ये मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ए वाले की। अगर सिर्फ ए वाले की बात करूं तो 7 वर्किंग डेज में चीजें क्लोज हो जाती। फिर अगर मैं ए वाले के बाद आऊं कि प्रॉपर ऑफिसर ने क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो वो आ जाता है मेरा केस नंबर सी। मतलब आप आधार ऑथेंटिकेशन चूज करो या नहीं करो, लेकिन अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं, अगर आपसे क्या किया जाता है, देखो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट की क्लैरिफिकेशन के बाद अगर वो कुछ जवाब नहीं देता है तो वहां पे इन एनी केस 7 वर्किंग डेज का ही क्या है, टाइम लिमिट है। तो पूरा फ्लो रजिस्ट्रेशन का ऐसा है कि जब आप पैन नंबर डालते हो, पहले ईमेल और आपके फोन नंबर पे ओटीपी आता है, उसके बाद आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर आता है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर आने के बाद क्या बात चालू होती है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाओगे या नहीं करवाओगे। हमने जो भी चूज किया, हाँ या ना, सपोज करो जो भी चूज किया हाँ या ना, और मेरे को दे दिया उन्होंने कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, वॉट एवर इट इज। क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने रिप्लाई कर दिया, उनके बाद अगर 7 वर्किंग डेज में सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी सामने वाला 7 वर्किंग डेज में कुछ नहीं बोल रहा, मतलब डिपार्टमेंट, तो मेरे को डीम्ड अप्रूवल है। ये एक हो गया खत्म। दूसरा, मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई किया था, मेरा आधार ऑथेंटिकेशन डन हो गया, मेरे पास 7 वर्किंग डेज है। 7 वर्किंग डेज में अगर सामने वाले का कोई जवाब नहीं आता है कि रिजेक्ट एक्सेप्ट, तो डीम्ड अप्रूवल है 7 वर्किंग डेज में। तीसरा, मैंने मना किया था आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना, या प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए, या फिर प्रॉपर ऑफिसर वही रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मेरे बिजनेस का क्या चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए। तो ऐसे केस में अगर 30 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता एप्लीकेशन डेट से, तो मेरा डीम्ड अप्रूवल। आई गेस अब सही क्लियर हो गया होगा। अब इसको प्रिपेयर करना क्यों है, ये प्रिपेयर करना है आपको, डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, एंड दिस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ योर एमसीक्यूज। एमसीक्यू में वर्किंग डेज काउंट करना, डेज काउंट करना, कहाँ 30 है, कहाँ पे क्या है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू यस यू हैव टू डू। देन इसके बाद यहाँ पे आता है हाउ आधार ऑथेंटिकेशन इज डन। तो ये कैसे किया जाता है, ये इज नाउ टिपिकली अ थ्योरी। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको ये वाली क्या करनी होगी, एक बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद यही प्रोसीजर जो हम मैं अभी डिस्कस करती जा रही थी ना, ये इतना लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोसीजर लिख के दिया है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, ये वाली जो भी पर्सन क्या करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन चूज करते हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना कि टाइम लिमिट देंगे उनको। तुमने 27 जनवरी को एप्लीकेशन किया, लेकिन तुमने चूज किया कि यस आई विल डू आधार ऑथेंटिकेशन, तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तुम्हें 15 दिन दिए जाते। अगर 15 डेज के अंदर तुम्हारा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो डन, नहीं हुआ तो 15 डेज के बाद तो मान लिया जाता है कि यू फेल टू डू द आधार ऑथेंटिकेशन। ये उसी के ऊपर बात करिए, बोलते हैं एवरी इंडिविजुअल एप्लीकेंट or an applicant other than individual who wants to go for Aadhaar authentication। तो यहाँ पे रूल बोलता है where an applicant opt for Aadhaar authentication, he shall while submitting application for registration
अंडर गो आधार ऑथेंटिकेशन, उसके आधार नंबर का उसको ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। सेड ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये ऑथेंटिकेशन उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। बोलते हैं कि ऐसे केस में डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी। मैंने वही बोला था ना, मैंने तो मैम 27 जनवरी को एप्लीकेशन दे दी, आप बोल रहे 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो दे देंगे क्या, रजिस्ट्रेशन। जबकि आप ही ने कहा था मैम कि 15 डेज लगते हैं आधार ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, 15 दिन का वो टाइम दे रहे, इधर 15 दिन का टाइम दे रहे, इधर आप बोल रहे हो कि 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कैसे होगा। तो वही तो बताया, जिस दिन या तो तुमने ऑथेंटिकेट करा लिया या फिर 15 डेज हो गए, विच एवर इज अर्लियर, वो दिन तुम्हारी मानी जाएगी। सपोज 15वें दिन तुमने क्या किया, आधार ऑथेंटिकेट करा, तो 15th डे तुम्हारा डेट ऑफ एप्लीकेशन। और अगर सपोज तुमने उससे पहले करवा लिया, जिस दिन एप्लीकेशन तुमने आधार ऑथेंटिकेट करवाया, दैट डे विल बी कंसिडर्ड एज योर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फिर वहां से 7 वर्किंग डेज तुम्हारे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। यही चीज यहाँ पे लिख के रखी है, अंडरस्टूड। अब ये क्या है मैम, रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट। नाउ व्हाट इज दिस रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, सॉरी। तो ये रिस्क बेस्ड क्या होता है, कुछ पता है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बायोमेट्रिक बेस्ड मतलब क्या है, अब हमारे जो कॉमन पोर्टल है, कॉमन पोर्टल के हिसाब से पता चल रहा है यार ये सामने वाला बंदा ना, या फिर इसकी प्रोफाइल रिस्की है, मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट एक्चुअली नॉर्मल या गुड। क्योंकि देखो पेन है, पेन लग रहा है, पेन तुम्हारा डायरेक्ट टेक्स्ट में भी यूज होता है, आधार से सारी लिंकिंग है, तो लग रहा है कि प्रोफाइल इज रिस्की। तो अगर रिस्की प्रोफाइल है, मैं ये नहीं बोल रही इंडिविजुअल की रिस्की प्रोफाइल है, हो सकता है वो बिजनेस की प्रोफाइल रिस्की हो, वो बिजनेस ही इस टाइप का हो। तो ऐसे केस में ये बोलते हैं कि सिर्फ हम ओटीपी से आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराएंगे, हम उन इंडिविजुअल, अगर सपोज इंडिविजुअल ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, या फिर अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनर्स है, एचयूएफ है, जो भी है जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सबके फोटो लेंगे, फोटोग्राफ। उसके बाद जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, मतलब फोटोकॉपी हम तो स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक तो ये देखो बायोमेट्रिक बेस्ड, ठीक है, एक तो बायोमेट्रिक बेस्ड क्या होगा, किसी भी तरह से बायोमेट्रिक बेस्ड तुम्हारा एक तो देखेंगे, साथ में फोटोग्राफ लेंगे, जो एप्लीकेंट अगर इंडिविजुअल है उसका, और अगर इंडिविजुअल नहीं है तो जितने इंडिविजुअल है सबका, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है उनको ओरिजिनल कॉपी के साथ क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तब जाके इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, अब पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे अब वो ऑथेंटिकेशन के बारे में भी उसने बताया कि नए लोगों का कैसे होगा, रिस्क वालों का कैसे होगा। अब जो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका कैसे होगा, तो वही दिया, देखो भाई ऑलरेडी रजिस्टर में प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर का क्या करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी पार्टनर का आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। एचयूएफ है तो कर्ता का कर लेंगे, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर का कर लेंगे। दिस इज जस्ट व्हाट यू नीड टू डू अ रीडिंग। और इन सब के साथ वो क्या बोल रहा है, एंड ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी। देखो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में 15 पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनर कोई भी एक पार्टनर और जो मेन ऑथोराइज सिग्नेटरी है, इन दोनों का क्या करवा दो, आधार ऑथेंटिकेशन करवा दो। तो शुरू में भी मैंने कहा था ना कि एक ऑथोराइज सिग्नेटरी तुमको डिटेल देनी पड़ेगी पार्ट बी में, मतलब जो वो मेन बंदा कौन है जो सिग्नेचर वगैरह करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एक वो, और कोई भी एक पार्टनर हो गया, या फिर कर्ता के साथ ऑथोराइज सिग्नेटरी, या मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ऑथोराइज सिग्नेटरी, इनका क्या करा दो, आधार ऑथेंटिकेशन करा दो। सो ये प्रोसीजर क्या है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे बोलते हैं अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आधार नहीं होगा, तो वो जिनके पास आधार नहीं है दे विल चूज कि हम आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा सकते, या फिर वही अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा सकते, या फिर कॉमन पोर्टल के हिसाब से रिस्की, मतलब जो मैंने अभी तुमको इतना सब कुछ समझाया ना, ये सब की सब उसकी थ्योरी इतनी लंबी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट तुम इतनी थ्योरी तो पढ़ के रखो, रीडिंग ही करना है।
एग्जाम में चांसेस ऑफ कमिंग कम होता है, बट एक बार रीडिंग करके उस चार्ट को दिमाग में रखो, बिकॉज दैट चार्ट स्पीक्स लाउडर देन इतने सारे पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू का पॉइंट आता है, वो क्या है, मैंने बोला था कि पार्ट बी जो है, दैट इज जब आप पार्ट बी टेम्पररी रेफरेंस नंबर के बाद देते हो, तो पार्ट बी में आपको देना पड़ेगी बैंक डिटेल भी। तो यहाँ बोलता है कि एज सीन इन द डायग्राम द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसीजर में आपको पार्ट बी फाइल करना पड़ता है, जिसमें आपको बैंक डिटेल्स भी देनी होती है। तो उसी के लिए बोल रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन इज अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक डिटेल और अदर इंफॉर्मेशन on common portal in order to comply with the provision soon after obtaining registration and GSTN, but not later than 45 days from the grant of registration. अब एक छोटी सी बात बोली है तो यहाँ पे ना, ऐसे तो आपको सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन के पहले देनी होती है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला है कि आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक डिटेल दे सकता है, बैंक डिटेल रजिस्ट्रेशन के बाद दे सकता है, लेकिन कितनी लेट, सिर्फ 45 डेज के अंदर, इससे ज्यादा लेट मत करना। तो जैसे ही उसको रजिस्ट्रेशन मिला, जीएसटीएन नंबर मिल गया, तो उसके बाद भी वो बैंक डिटेल दे सकता है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज ओनली फॉर बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल अगर आपको देनी है या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो नीडेड है, तो जनरली इट इज ओनली एंड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू बैंक डिटेल। ऐसी और कोई इंफॉर्मेशन बाद में जनरली नहीं मांगी जाती है, तो दे सकता है, बट नॉट मोर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ऐसा एमसीक्यू में आ चुका है कि बैंक डिटेल आप कितने, आप पहले भी दे सकते हो, लेकिन बाद में देना है तो 45 डेज से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है, ये किसको नहीं दिया, उन लोगों को जो टीडीएस और टीसीएस पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो जिनको टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर की तरह रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उनके लिए ये वाला रिलैक्सेशन अलाउ नहीं है, उनको तो मैंडेटरी है, पहले ही क्या करनी पड़ेगी, बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कुछ जगहों का ऐसा होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जैसे अभी हमने बताया कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं आपके बिजनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे बोलता है या फिर सामने वाले ने खुद ने ऑप्ट किया है, या फिर कोई भी रीजन है जिसके कारण फिजिकल वेरिफिकेशन उसके बिजनेस का होने वाला है, तो जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ्स के साथ, वो कितने टाइम में हो जानी चाहिए, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद 15 वर्किंग डेज में इसकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। अरे याद रखो कहाँ वर्किंग डेज है, क्योंकि यहाँ वर्किंग डेज है और यहाँ पे डेज है। तो योर रजिस्ट्रेशन चैप्टर इज मोर ऑफ रिमेम्बरिंग कहाँ वर्किंग डेज है, कहाँ डेज है, क्योंकि जब एमसीक्यू में एक भी केस स्टडी आ गई ना, और केस स्टडी इन फॉर्मेट पे आ गई, तब यहाँ पे क्या होती है हमारे लिए गड़बड़। देन इसके बाद मैम जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन जीएसटीएन नंबर में क्या होगा, उसमें आपका स्टेट कोड होता है, आपका पैन नंबर होता है, आपका एंटिटी कोड होता है, ये सब चीजों से बना है, दैट इज नॉट रेलिवेंट। ये हम कर चुके कि अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द डेट यू बिकम लाइबल, बट इफ यू ऑप्ट to get registered after 30 days from the date of becoming liable for registration, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा उस दिन से ही आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहेगा, और उसका इफेक्ट आपके आईटीसी पे आएगा, ये हम अभी ही शुरुआत में देख चुके हैं। देन now coming to what is casual taxable person and what is NRTP, तो I will come directly to the difference between the casual taxable person and NRTP। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी क्या है। अगर मैं बात करूं एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, तो एज आई टोल्ड यू कि इस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस में जा रही हूं
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट में इंडिया में किसी एक स्टेट में तो होता ही है, लेकिन जब वो दूसरे स्टेट में जाता है तो वहां कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट उसका नहीं है, मतलब ब्रांच वगैरह कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस नहीं। एनआरटीपी का पूरे इंडिया में कहीं पे भी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं। तो एनआरटीपी इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, डज नॉट हैव फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एनीवेयर इन इंडिया, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैव एटलीस्ट एक जगह पे तो होगा ही होगा उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। जरूरी नहीं है दूसरी स्टेट में जहां वो क्या करने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, वहां पे उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो। व्हेन इट कम्स टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, किसी की भी बात करो, दोनों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, और दोनों को एडवांस में टैक्स पे भी करना पड़ेगा, दोनों को ही। डन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक लिमिटेड टाइम है रजिस्ट्रेशन का, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उसको यूडिन नंबर नहीं मिलता, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सिर्फ एनआरटीपी के लिए होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जेन्युइन जो नॉर्मल यहाँ पे जीएसटी नंबर है वो मिल रहा होगा, लेकिन मेरे एनआरटीपी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो देखो पढ़ते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं व्हेन द पर्सन हैज रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट इन इंडिया, बट किसी और स्टेट में जहां पे उसका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां से भी उसको बिजनेस करना हो, तो यहाँ उसे बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसे क्या बोला जाता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का फिक्स एस्टेब्लिशमेंट उस स्टेट में नहीं होगा, बट इंडिया में कहीं तो उसका क्या होगा, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होगा। बट एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कंपोजिशन लेवी। अगर तुम चाहते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर होना, तो तुम कंपोजिशन वाले नहीं हो सकते, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वालों को इंटर स्टेट सप्लाई करना अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरा पार्ट नंबर 3 जो रजिस्ट्रेशन का आएगा वो पूरा पूरा कंपोजिशन स्कीम पे ही रहेगा, और तुम्हारे 2-3 सेक्शन जो बचे रजिस्ट्रेशन के वो, ठीक है। तो उसमें यू विल कम टू नो कि कंपोजिशन स्कीम वाला इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो जा ही रहा है दूसरे स्टेट में सप्लाई करने के लिए। देन व्हाट इज एनआरटीपी। एनआरटीपी का पूरे इंडिया में कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट स्टेट में नहीं है, एनआरटीपी का पूरे इंडिया में नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैज टू अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, whereas business test is absent in the definition of NRTP. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो बिजनेस करने ही आ रहा है, बट जरूरी नहीं है मेरा एनआरटीपी यहाँ पे बिजनेस के पर्पस के लिए ही हो, उसके केस में हम बिजनेस टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हर जगह पे। देन यहाँ होता है स्पेशल रजिस्ट्रेशन, जैसे इन्हें एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। देन इसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के पास पेन नंबर होगा, हो सकता है तुम्हारे एनआरटीपी के पास पेन नंबर कैसे होगा, तो वहां पे उसके पास पेन नंबर नहीं है, तो उसके पास वैलिड पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यूज करता है पेन नंबर, लेकिन एनआरटीपी के पास पेन नहीं होगा, तो एनआरटीपी के पास जब पेन नहीं है तो वो सेल्फ अटेस्टेड वैलिड पासपोर्ट के साथ क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा इलेक्ट्रॉनिक verified through electronic verification code by authorized signatory who is Indian resident। सीधी बात यह है कि भाई एनआरटीपी के पास पेन है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले तो एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट देगा, और जो उसके डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको कौन, एक इंडियन रेसिडेंट क्या करेगा, साइन करेगा, मतलब अटेस्टेशन फ्रॉम एन इंडियन रेसिडेंट उसका चाहिए। देन उसके बाद उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे यूनिक नंबर मिलेगा इसके बेसिस पे, एंड दैट यूनिक नंबर ही विल बी यूजिंग एज कि वो रजिस्टर्ड हो गए। एप्लीकेशन जो एनआरटीपी सबमिट करेगा उसका डिफरेंट फॉर्म होगा और सीटीपी का फॉर्म अलग होगा। ये समझ में आता है क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर्मल जीएसटीआईएन नंबर में आएगा, बट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एनआरटीपी के लिए, तो दोनों के फॉर्म अलग होंगे। नाउ वैलिडिटी, चाहे मैं सीटीपी की बात करूं या फिर एनआरटीपी की बात करूं, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड होगा, या तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा अपने एप्लीकेशन में कि 30 days, 20 days, 90 days, व्हाटएवर। अगर प्रिस्क्राइब किया है तो वो
नहीं तो एक बार का रजिस्ट्रेशन 90 डेज से ज्यादा के लिए नहीं होता। तो उनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना रहेगा, 90 डेज। एक्सटेंड करवा सकते बिल्कुल, अनदर 90 डेज के लिए एक्सटेंड करवा सकते, इसके बाद नहीं, क्योंकि 90 प्लस 90 इज 180, 180 से ज्यादा आप कहीं रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो फिर नॉर्मल रजिस्टर हो, आप कैजुअल नहीं। तो either the period specified on 90 days, it can be extended but not by more than 90 days, whichever is early। तुमने 45 बोला है तो 45 और 90, 45 डेज के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा वो आपका रजिस्ट्रेशन। इनको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, अगर ज्यादा डिपॉजिट कर दिया तो रिफंड हो जाएगा, कम हुआ तो उनसे क्या ले लेंगे, बाद में एडिशनल अमाउंट पे करवा देंगे। डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। देखो अगर आप एक स्टेट में रजिस्टर हो गए तो सीजीएसटी के साथ साथ आप आईजीएसटी में भी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ऐसा कोई नहीं होता कि सीजीएसटी के लिए अलग रजिस्टर हो, एसजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना, आईजीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग लेना है, ऐसा कुछ नहीं। एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो ओवरऑल रजिस्टर्ड सीजीएसटी एसजीएसटी सारे पर्पज के लिए माना जाता है। फिर बोला है स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पर्सन जो टीडीएस टीसीएस पर्पस के लिए रजिस्टर हो। ऐसे पर्सन जो स्पेसिफिकली टीडीएस या टीसीएस पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उनको क्या बोला है, दे वुड बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। एक बार जो वेरिफिकेशन करना है नॉर्मल वेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि आप तो टीडीएस टीसीएस पर्पस के लिए रजिस्टर हुए, किसी बिजनेस के लिए तो हुए नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा। अब समझो एक 3 वर्किंग डेज है, 7 वर्किंग डेज है, 30 डेज है, 45 डेज क्या था, आफ्टर 45 डेज भी बट नॉट मोर देन दैट तुम बैंक डिटेल दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट डेज, ये सब सिर्फ कहानी चल रही है डेज डेज एंड डेज की। तो यू हैव टू मेक अ चार्ट। रजिस्ट्रेशन में 22, 23, 24 को अच्छे से समझ लो, उसके बाद एक चार्ट बनाओ। इस चार्ट के अंदर तुमको क्या करना है, पूरी तरह से डेज वगैरह सब लिख के रखने। एग्जाम टाइम पे इतनी मोटी बुक मत पढ़ना रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि अभी जब मैं तुम्हें ये अमेंडमेंट वाली चीज करवाऊंगी ना, ये अमेंडमेंट वाली चीज तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, किसी काम की नहीं। उसके बाद सिर्फ बचा है कैंसिलेशन, मतलब हार्डली 15 मिनट्स का मेरा रजिस्ट्रेशन का ये पार्ट, एंड देन इट विल बी कंपोजिशन स्कीम। अगले मतलब 1 घंटे की मेरी और क्लास मुझे लगेगी, एंड वी विल बी डन विद कंपोजिशन स्कीम एज वेल एज पूरा टॉपिक ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो व्हाट आई प्रेफर फॉर यू, अभी मैं नहीं करवा रही, ऑल्दो अमेंडमेंट वाला अगर मैं करवाना चाहूँ ना तो टू बी वेरी फ्रैंक इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स, बट व्हाट आई वांट, तुम्हारा टारगेट मैं तुम्हें दे रही हूँ, वेदर इट इज सीए फाइनल और सीए इंटर, रजिस्ट्रेशन का एक चार्ट बनाओ। पहले एक बार रीडिंग कर लो, कहाँ 7 वर्किंग डेज है, कहाँ डेज है, कहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, कहाँ पे 3 वर्किंग डेज बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि देयर विल बी नो यूज, किसी काम का नहीं है अगर आप क्या कर रहे हो पता है, एग्जाम टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन का ये चैप्टर अगर पढ़ने बैठोगे तो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू इसका कोई सेंस नहीं, देयर इज नो सेंस। तो सिर्फ अपने चार्ट बनाओ, उसी को पढ़ो, एंड क्यूमुलेटिव रिवीजन अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे जैसे मेरा कोर्स बढ़ जाता है ना, मेरे को ये अच्छे से पता है स्टूडेंट्स का एक चीज बहुत 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 अच्छे से पता है, शुरुआत में तुम बहुत फिर भी पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो, जब यहाँ पे कोर्स खत्म होना स्टार्ट हो गया ना, मैं जोक्स लेना बंद कर देती हूँ। क्योंकि तुमसे ज्यादा सिंसियर मुझे होना पड़ता है, क्योंकि इफ आई एम नॉट सिंसियर, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, मैं तुम्हें सीरियस नहीं होंगी तो तुम तो मुझे लगता है ढंग से पढ़ोगे भी नहीं। तुम लोग वेट करते हो एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, 2 महीने 3 महीने, जब भी मतलब तुमको एग्जाम लीव्स मिलेगी। क्लास का मतलब ये होता है एफर्ट्स पूरे समझने में लगा दिए, अपना 1-1.5 घंटा दो और उन समझी हुई चीजों को सेम डे पे यहाँ बिठाओ और फिर सिर्फ रिविजन करते रहो। और तुम्हारा ये होता है पहले क्लास निपटा लेते हैं, जब क्लास पूरी खत्म हो जाएगी फिर हमें टाइम मिलेगा, अरे 1 घंटा कहीं से भी निकलता है यार। तुम मेरे साथ, मेरी क्लास अभी 1 आवर एंड 15 मिनट्स की हुई, वाई कांट यू गिव अनदर 1 आवर जिसमें पढ़ी हुई सारी चीजें समझो, फिर थोड़ा सा तुम हाईलाइट करते जाओ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है।
याद करते जाओ फिर हाईलाइटेड चीजों को, और एक बार क्या करो, चार्ट बना लो, अगली बार रिवाइज करो ना उसी को, एंड डू रिकॉल, डोंट डू रिविजन। रिविजन क्या होता है, उठाई बुक और उसी को बार बार पढ़ना चालू कर दे, दैट इज रिविजन। तुम अपने विजन को वापस से दिखा रहे हो कि ये देखी हुई चीज है। रिकॉल करो कि क्या पढ़ा था, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो वेदर इट इज सीए फाइनल और इंटर, ये छोटी छोटी जो बातें हम इतनी बार बोलते हैं, बट यू लिटरली टेक इट फॉर ग्रांटेड। और जब वो रिजल्ट में तुम लोग को दिखता है ना, यार बॉस इस बार में नहीं हुआ, बात मानो तुम लोग को तो बुरा लगता ही होगा, पर तुम 2-3 दिन में समझ जाते हो ये बोल के कि सीए है, अटेम्प्ट तो लग ही जाता है। बट जिनकी एज है, जिनके पेरेंट्स बहुत कैसे भी बस वेट कर रहे हैं, अगर बहुत सारी कंडीशंस है, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। बिकॉज कई बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी डिग्री पे टिक जाता है, कई बार आपकी हेल्थ आपका डिग्री का जस्टिफिकेशन मांग रही होती है कि यार बस एक बार ये हो जाए तो मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ वापस सही हो जाएगी, क्योंकि आई विल बी आउट ऑफ दैट लूप। और ये सेकेंड ग्रुप का लूप, चाहे मैं सी इंटर की बात करूं तो सेकेंड ग्रुप बहुत अटकाता है सी इंटर में, और सी फाइनल में बोलो, जीएसटी इज द मोस्ट स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग है। डीटी को स्कोरिंग बोलना मेरे लिए इतना पॉसिबल मैं शायद ना बोलूं, क्योंकि वहां पे फ्लंट करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, बट आईडीटी इज समथिंग दैट यू कैन स्कोर एग्जामिशन, तो व्हाई नॉट, क्यों उस जगह एफर्ट्स नहीं लगा रहे जहां पे पता है कि स्कोर कर सकते हैं। आई होप जो बोलना था मैंने बोल दिया। आई एम ट्राइंग टू गिव यू वट एवर आई कैन। मुझे बस इतना चाहिए, जिस दिन रिजल्ट आए डोंट इवन कॉल मी, चलेगा, मुझे मत बताना रिजल्ट, वो भी चलेगा, but at that time you should be happy that you have seen P8SS in your results. And now this is the golden period to start your preparation. Each passing day is making you closer towards your goal, and each passing day that you are wasting is making you closer towards next attempt. Now choice is yours. तुम्हारी चॉइस है, इस अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, या फिर अभी भगवान भरोसे चीजें चलानी। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 विल बी कवरिंग दिस एलिमेंट्री 2029 वाला जो प्रोविजंस है हमारे सेक्शन के एंड कंपोजिशंस की। होप सो वीडियोस आर गुड, एंड इफ इट इज गुड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।